हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इटर्नल एजुकेशन। मैं आदर्श आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। डेली की तरह हम आज भी आपके लिए एक सीरीज़ लेके आए हैं और आज की सीरीज़ है भारतीय भूगोल की। हमारे यूट्यूब चैनल पर पॉलिटी और मिक्स सीरीज़ चल रही हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और सारे क्वेश्चनों को बारीकियों से आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान मैदान का विस्तार पाया जाता है? ठीक है, इसका सही जवाब है 43%। ठीक, एक्स्ट्रा फैक्ट में इसके बारे में जानते हैं। ये एक्स्ट्रा फैक्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में क्लियर नहीं होता है कि कहाँ से पूछेगा, इसलिए कोई क्वेश्चन लगाएं तो उसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में ज़रूर जानें, जिससे कि आपको फर्दर कोई और कुछ प्रकार का क्वेश्चन पूछे तो आपको उसको सॉल्व करने में आसानी हो। देश के कुल क्षेत्रफल का 10.7% भाग जो है वो उच्च पर्वत श्रेणियों का आता है और 18.6 भाग के यहाँ आता है वो जो पहाड़ियाँ होती हैं। तो 305 मीटर से 2135 मीटर तक ऊंचाइयों वाला 18% पूछेगा और 2135 मीटर से ऊंची वाली समुद्र तट से 2135 मीटर है तो वो उच्च पर्वत है। इन दोनों को मिला के यदि पर्वत ही पूछे, बोले कुल पर्वतीय भाग कितना पाया जाता है, तो 29.3% पाया जाता है। समुद्र तट से 305 से लेके 1915 मीटर तक ऊंचाई वाले जो पठारी क्षेत्र हैं, जो पठारी भाग हैं, जो नीचे के प्रायद्वीप पड़ते हैं, प्रायद्वीप भारत के जो पार्ट हैं, वो कितने परसेंट है? 27.7%। जबकि शेष 43% में क्या है, जो यहाँ का विस्तार वो मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, आज का दूसरा क्वेश्चन, भारत की प्रादेशिक जल सीमा टेरिटोरियल वाटर जो पूछते हैं, बोलते हैं, वो कितने समुद्री मील की दूरी तक है? समुद्र तट से समुद्री कितनी मील तक है? 12, 24, 111 या 200? तो इसका सही जवाब होगा 12 मील। जैसे ये हमारा भारत है, ये जैसे हमारा भारत है, ठीक, तो ये हमारी आधार लाइन होती है। इस आधार लाइन से कितनी ये दूरी तक को क्या क्या कहलाया जाता है? ठीक, इस एक्स्ट्रा फैक्ट में इसका हम लोग सब जानेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन का जवाब हम जानते हैं। इसका सही जवाब है 12 समुद्री मील। ये समुद्री मील कहा जाता है इसको। ठीक, प्रादेशिक समुद्री सीमा टेरिटोरियल सी जिसे कहा जाता है, टेरिटोरियल सीमा जिसे कहा जाता है, टेरिटोरियल सीमा आधार रेखा से समुद्र से 12 समुद्री मील तक होती है। ये क्या कहलाती है? प्रादेशिक सीमा कहलाती है। ठीक है, इसमें भारत का क्या होता है? संपूर्ण अधिकार होता है। इसमें क्या होता है? भारत का संपूर्ण अधिकार होता है, वो कुछ भी कर सकती है। इसके बाद आता है 24 मील। 24 मील अविच्छिन्न मंडल या संलग्न या कॉन्टिजियस जोन कहा जाता है इसको। ठीक है, संलग्न क्षेत्र जिसे कहा जाता है, संलग्न क्षेत्र। ये आधार रेखा से कितनी होती है? 24 समुद्री मील होती है। ठीक है, इसमें भारत को 3 प्रकार के अधिकार दिया गया है। किस किस चीज का? साफ सफाई का अधिकार, सीमा शुल्क वसूली कर सकता है और वित्तीय अधिकार होता है। ठीक है, और तीसरा होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये कितना होता है? 200 समुद्री मील तक होता है। ठीक, इसमें भी भारत को कितने तरह का अधिकार मिला है? 3 तरीके का। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जानना बहुत जरूरी है। एक क्वेश्चन से आप देखिए कितना चीज जान रहे हैं, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला, 200 समुद्री मील भारत ने द्वीपों का निर्माण कर सकता है। जैसे हम अभी यहाँ भारत जो बनाए थे, मतलब ये 200 मील तक हम यहाँ तक 200 मील तक हम यहाँ भी कोई भी नया द्वीप बना सकते हैं। ठीक है, ठीक, और क्या कर सकते हैं? वैज्ञानिक परीक्षण कर सकते हैं। वैज्ञानिक वहाँ पे कोई वैज्ञानिक परीक्षण आप कर सकते हैं। और आधार रेखा से 200 समुद्री मील अर्थात अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है वो प्राकृतिक दोहन के संपूर्ण अधिकार होता है। उदाहरण के लिए मुंबई हाई जो भारत के सबसे बड़ा तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र है, यह मुंबई के आसपास अरब सागर के छिछले सागर को
अनन्य आर्थिक क्षेत्र स्थित है। यहाँ देश का 65% तेल का उत्पादन होता है। ठीक है, आज का तीसरा क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा से मिले हैं? कोई बता सकता है मुझको? वर्तमान में कितने राज्य समुद्री तट से जुड़े हुए हैं? तो इसका आंसर है 9। ठीक, एक्स्ट्रा फैक्ट में इसके बारे में जानते हैं। वर्तमान में 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश सीमाएं समुद्र तट से लगे हुए हैं। वह राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कौन कौन से हैं? पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली तथा दमन दीव। दमन दीव और दादर नगर हवेली ये एक हो गया है, पहले 5 हुआ करते थे, अब वो हो गए हैं 4, क्योंकि ये दोनों एक कर दिया गया। ठीक है, आज का चौथा क्वेश्चन, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो भारत के मध्य से होकर गुजरती है कौन सी रेखा? कर्क। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। भारत के मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछा एग्जामों में, इसलिए आपको याद होना चाहिए। गुजरात, एक साइड से स्टार्ट करते हैं हम लोग, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। पहला होता है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम अपने 5वें क्वेश्चन पे। कांडमम पहाड़ी, इसको इलायची पहाड़ी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इलायची। ठीक, इलायची पहाड़ी ये कहाँ अवस्थित है? कोई मुझे बता सकता है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल या महाराष्ट्र? इसका सही जवाब है केरल। ठीक, एक्स्ट्रा फैक्ट में इसके बारे में जानते हैं। इलायची पहाड़ियाँ और भारत के पश्चिमी घाट की पर्वतमाला पहाड़ियाँ हैं। कांडमम का अर्थ होता है इलायची। ठीक, भौगोलिक दृष्टिकोण से यह दक्षिण भारत की एक पहाड़ी है। ये अन्नामलाई, जो अन्नामलाई जगह है वहीं पर ये है कांडमम पहाड़ी। ठीक, इसका यहाँ पे इसका नाम क्यों है कांडमम पहाड़ी? क्योंकि कार्डमम पहाड़ी इसका नाम क्यों है? कार्डमम पहाड़ी क्यों नाम है? क्योंकि इसमें यहाँ पर इलायची बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक, आज का छठा क्वेश्चन, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? देखिए इसमें 2 क्वेश्चन पूछता है, भारत की नियमित रूप से और भारत की सबसे पहली बार कब हुई। तो यदि ये पूछ रहा है कि सबसे पहली बार, तो सबसे पहली बार का आंसर हो जाएगा 1872। और ये किसके समय हुई थी? तो ये हुई थी लॉर्ड मेयो के समय। ठीक, आगे और हम यदि प्रथम नियमित बार पूछेंगे 10 वर्षों की जनगणना, 10 वर्षीय जनगणना, तो ये कब हुई थी? 1881 ईस्वी में शुरू हुआ था और ये लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए जनगणना भी आपके सिलेबस में है, इसलिए जनगणना के भी क्वेश्चन देख लें। आज का 7वां क्वेश्चन, 2001 से 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है, दूसरे स्थान पर कौन है? देखिए यदि ये पूछता कि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, तो वो सबको पता है उत्तर प्रदेश, लेकिन पूछ रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ा किस में है? तो पहला किस में बढ़ा है? मेघालय में। तो लेकिन दूसरा किसको है? दूसरा कौन है? कोई बता सकता है मुझको इसका आंसर? इसका आंसर बताइए मुझको, इसका आंसर बताइए जल्दी। इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ठीक, कितना कितना परसेंट बढ़ा है? 2011। देखिए हम जितना भी जनसंख्या की बात करते हैं, जनसंख्या आंकड़ों की बात करते हैं, तो 2011 के हिसाब से लेते हैं। ये आधार वर्ष 2011 है, क्योंकि 2021 में जो होना था वो हुआ नहीं था ड्यू टू कोरोना काल, इसलिए हम अभी 2011 की बात करते हैं। 2011 के अनुसार जो है वो मेघालय की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 27.9। और अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? 26%। उसके बाद किसकी है? बिहार की। तो पहला कौन सा है? मेघालय, दूसरा है
अरुणाचल प्रदेश और तीसरा है बिहार। ठीक। आज का 8वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में निम्न अंकित दशक में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि, ठीक, किस वर्ष सबसे ज्यादा, किस दशक में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1961 से 1971। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश का जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश के ये पेपर है। ठीक, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पर राज्य है, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। ठीक, इसका क्षेत्रफल भी 6.88% प्रतिशत है, लेकिन जो इसकी जनसंख्या है वो कितनी है? 16.49%। ठीक, 2011 में 64 ऐसे नगर हैं जिनकी जनसंख्या कितनी थी? 1 लाख से अधिक थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कानपुर जो है वो यूपी का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है। ठीक है, 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना है? कोई बता सकता है? भारत की जनसंख्या के अनुपात से कितना है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है 31.02%। ठीक, 2011 की जनगणना के अनुसार शहर में रहने वालों की संख्या कितनी परसेंट है? 31.15%। यदि हम इसको जो फिगर है उसमें बात करें तो कितना है ये? तो बता सकता है? 37,71,05,760। ठीक, अपने 10वें क्वेश्चन की आज की, भारत के संघ राज्य क्षेत्र में सर्वाधिक नगरीकृत, नगरीकृत मतलब तो चंडीगढ़, दिल्ली, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप। तो इसका सही जवाब है दिल्ली। दिल्ली सबसे ज्यादा नगरीकृत है। ठीक, आप इसका फिगर भी देख सकते हैं कि कितना काउंटिंग में कितना है। आज का 11वां क्वेश्चन, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है? कोई मुझे बता सकता है ये क्या है? स्थानीय झंझावात, लौटता मानसून, पश्चिमी विक्षोभ या पूर्वी विक्षोभ? तो जो शीतकालीन, शीतकालीन वर्षा का मतलब क्या है? कि जो ठंडी में बरसात होती है। तो इसका सही जवाब है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है? पश्चिमी विक्षोभ, जिसको हम लोग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के भी नाम से जानते हैं, ये भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी इलाके में, यदि भारतीय महाद्वीप जैसे ये भारत है तो भारत का उत्तरी मतलब ये जो एरिया, ये वाला एरिया, यहाँ से ये उत्तर वाला भाग है, ये उत्तर वाले यहाँ से उत्तरी भाग में सर्दियों के मौसम, जैसे ये हमारा भारत है, ये जो उत्तर भाग है इसका, ठीक, सर्दियों में मौसम आने वाले ऐसे तूफान को कहते हैं जो वायुमंडल की ऊंची तहों में भूमध्य सागर, अंध महासागर और कुछ हद तक कैस्पियन सी, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये इस जगह पाए जाते हैं भारत के, ये इस वाले एरिया में। यहाँ से ये चीज़ चलना स्टार्ट होती है और यहाँ पर आके ये उत्तर में ये अचानक वर्षा कराते हैं बर्फ के रूप में। उत्तर भारत में, पाकिस्तान, नेपाल में ये देखिए, उत्तर भारत में गिराते हैं, पाकिस्तान में गिराते हैं और नेपाल में गिराते हैं। उत्तरी भारत में रबी की फसल के लिए, सबसे विशेषकर गेहूं के लिए, किसके लिए? गेहूं के लिए ये तूफान अति आवश्यक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने 12वें क्वेश्चन पे। भारत में सबसे अधिक और सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले 2 राज्यों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? केरल मध्य प्रदेश, मेघालय राजस्थान, असम राजस्थान, केरल राजस्थान। देखिए, सबसे अधिक बारिश और सबसे कम बारिश, तो सबसे अधिक बारिश होती है केरल में और सबसे कम बारिश होती है राजस्थान। ठीक, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी, केरल और राजस्थान। यदि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछा जाए तो वो मासिन राम कहाँ पे है? मेघालय में। ठीक, आज का 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पे सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? तो बता सकता है?
निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? बेल्लारी, जैसलमेर, जोधपुर, लेह। देखिए आप अपना सुने होंगे कि राजस्थान, इसका आंसर आप कुछ राजस्थान में मार सकते हैं, बेल्लारी मार सकते हैं, जैसलमेर मार सकते हैं, जोधपुर मार सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में सबसे कम बारिश होती है। पर इसका आंसर सही है लेह। लेह में सबसे कम बारिश होती है। ठीक है, ये सबसे, लेह के बारे में आप जान सकते हैं, लेह के बारे में, ये सबसे आबादी वाली दुनिया में सबसे ऊंचा नगरों में से ये एक है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है इस नगर की? 3520 मीटर। आज का 14वां क्वेश्चन, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? जैसे ये हमारा भारत है और यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, इस कर्क रेखा के जगह, इस कर्क रेखा के जगह यदि यहाँ पर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी वो होके इक्वेटर जिसे कहते हैं, इक्वेटर होने लगे तो क्या होगा? इसका सही जवाब है कि यहाँ पर अधिक ताप और अधिक वर्षा होगी। यहाँ क्या होगा? अधिक ताप और अधिक वर्षा। जितना अधिक ताप होगा उतनी ज़्यादा वर्षा होगी। कभी हम डिटेल में समझाएंगे क्यों अधिक ताप पर अधिक वर्षा होगी, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज का 15वां क्वेश्चन, खनिज पदार्थ की दृष्टि से कौन सा भारत क्षेत्र में अधिक समृद्ध है? मालवा का पठार, ये दक्कन है, दक्कन नहीं, दक्कन, दक्कन का पठार, लद्दाख का पठार, छोटा नागपुर का पठार। तो इसका सही जवाब है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार के बारे में हम कुछ जान जाते हैं। छोटा नागपुर का पठार ये पूर्वी भारत में स्थित एक पठार है। झारखंड राज्य का अधिकतर हिस्सा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ कुछ इसमें भाग आते हैं। इसके पूर्व में सिंधु और गंगा नदी का मैदान है और दक्षिण में महानदी है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 65,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आज का 16वां क्वेश्चन, उत्तरी पूर्वी मानसून सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, जैसे ये हमारा भारत है, तो जो नीचे से हवाएं आती हैं वो दो भागों में बढ़ जाती हैं, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से। जो इस तरीके से बढ़ती है उसको क्या कहते हैं? दक्षिणी पश्चिमी, और जो इधर घूम जाती है उसे कहते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून। ठीक, तो हम इसके बारे में कभी डिटेल के बारे में बात करेंगे, जब हम जलवायु पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल बात करेंगे। अभी के लिए ये पूछ रहा है कि उत्तरी पूर्व मानसून होता है वो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ कराती? तो सबसे ज़्यादा वर्षा वो कहाँ कराती है? तमिलनाडु में। ठीक, आज का 17वां क्वेश्चन, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल। तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट में इसके बारे में जानते हैं। फूलों की जो घाटी है वो राष्ट्रीय उद्यान, इसे फूलों की घाटी के नाम पर रखा गया है, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? अंग्रेजी वैली ऑफ फ्लावर। ठीक, इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि जो विश्व संगठन है यूनेस्को, विश्व संगठन कौन है? यूनेस्को। ये क्या किया था? 1982 में इसको विश्व धरोहर स्थल में इसको घोषित किया था। ठीक है, ये नंदा देवी आभरण जो है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का ही एक भाग है। 18वां क्वेश्चन आज का, जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? कोई बता सकता है? क्योंकि ये यूपी से प्रपक्ष में, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन वो पूछ सकता है वन लाइनर पेट में। जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, सरयू, गोमती, रिहिंद। ठीक, तो इसका सही जवाब है सरयू नदी, सॉरी गोमती नदी। ठीक, जौनपुर किस नदी के तट पर है? गोमती नदी के तट। ठीक, ये गोमती नदी कहाँ से निकलती है जिसके बारे में हम कुछ जानते हैं। जौनपुर क्या है? एक ऐतिहासिक शहर है जो कि गोमती नदी के तट पर है। जो गोमती नदी है ये पीलीभीत जिला है यूपी में, वहाँ पे तहसील है माधो टांडा, उसके पास एक झील है फुलर झील, फुलर झील, गोमती ताल, वहीं से ये गोमती नदी निकलती है। ठीक, ये लखनऊ होते हुए आके और ये
मिलती है गंगा नदी से। ठीक, गंगा की सहायक नदी है गोमती नदी। आज का 19वां क्वेश्चन, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? वाराणसी, पटना, कानपुर, इलाहाबाद। इन सबके गंगा नदी बहती है। गंगा नदी के किनारे पे ये चारों हैं, लेकिन इनमें से सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा कौन सा है? कानपुर। ठीक है। आज का 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं लगती है? किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं लगती है? सिक्किम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। बता सकते हैं आप? बताइए मुझको इसका आंसर। इसका आंसर कोई बता सकता है मुझको? किस राज्य की सीमा जो है भूटान से नहीं लगती? इसके लिए हमें भूटान पहले जानना पड़ेगा कि भूटान का जगह कौन। मैं मैप वाइज आपको एक ज्योग्राफी की क्लास इंपॉर्टेंट दूंगा, जिसमें मैप से आपको मैं सारी चीज़ें सिखाऊंगा कि कौन कहाँ पड़ता है। देखिए, हम ऐसे याद करेंगे तो हमें भूल जाएंगे, लेकिन जब हम मैप को पढ़ के ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो वो हमें हमेशा याद रहती है। ठीक, तो किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं लगती है, कोई बता सकता है मुझको? देखिए, ये है भूटान। देखिए, पश्चिम बंगाल भी लगता है, अरुणाचल प्रदेश भी लगता है, सिक्किम भी लगता है। इसका सही जवाब है मेघालय। ठीक है। यदि हम बात करते हैं कि भारत और भूटान की कुल सीमा कितनी लगती है, 699 किलोमीटर है। असम से कितनी लगती है? 267 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश से कितनी लगती है? 217 किलोमीटर। और पश्चिम बंगाल से कितनी लगती है? 183 किलोमीटर। और सिक्किम से कितनी लगती है? 32 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मेघालय। आज का क्लास हमारा यहीं ख़त्म होता है। होप करते हैं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर जरूर कीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जो यूपी पेट की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।